सभी को नमस्कार। आज हम लोग किरचॉफ के नियम पढ़ने वाले हैं। जैसे किरचॉफ का नियम क्या होता है, किरचॉफ के दो नियम है। प्रथम नियम होता है केसीएल यानी कि किरचॉफ का प्रथम नियम, जिसे हम लोग कहते हैं संधि का नियम। किरचॉफ, इसे किरचॉफ करंट लॉ भी कहते हैं, केसीएल कहते हैं। और दूसरा होता है किरचॉफ वोल्टेज लॉ, केवीएल होता है, जिसे हम लोग पास का नियम भी कहते हैं या लूप का नियम कहते हैं। तो पहला हम लोग पढ़ते हैं संधि का नियम क्या होता है, किरचॉफ का प्रथम नियम। किरचॉफ का ये जो फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे, किरचॉफ का प्रथम नियम। और ये किरचॉफ का प्रथम नियम इतना महत्वपूर्ण होता है कि मतलब अगर विद्युत धारा नाम का अगर चैप्टर कोई पढ़ रहा है तो इस चैप्टर से किरचॉफ का नियम और व्हीटस्टोन से तो ना पढ़ करके जाए तो इसका मतलब ये चैप्टर कोई पढ़ा ही नहीं है। किरचॉफ का नियम बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो किरचॉफ का नियम प्रथम नियम, इसे हम लोग कहते हैं आप लिख करके संधि का नियम। ये संधि का नियम भी होता है। जिसे हम लोग संधि का नियम कहते हैं। और किरचॉफ का प्रथम नियम कहता है, ये संधि का नियम होता है, किसी भी संधि पर, संधि मतलब होता है जंक्शन, किसी भी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। या फिर दूसरी लाइन में हम लोग कह सकते हैं कि संधि की ओर आने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग संधि से दूर जाने वाली धाराओं के बीजगणितीय योग के बराबर होता है या फिर योग के बराबर होता है। तो अगर इस तरह से, जैसे मान लीजिए यहाँ से एक ऐसा पॉइंट है जिससे कई सारे वायर इस तरह से जुड़े हुए हैं, ये मान लीजिए फर्स्ट है और ये सेकंड है, यहाँ से मान लीजिए कोई थर्ड आ रहा है, इसमें कई सारे वायर इस तरह से कनेक्टेड हैं। और इसमें जैसे मान लीजिए फर्स्ट वायर है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, इसमें जो करंट का फ्लो है वो मान लीजिए I1 है, और इसमें जो करंट का फ्लो है वो मान लीजिए I2, और इसमें आ रहा है I3, और यहाँ से निकल भी रहा है, जैसे यहाँ से दूर जा रहा है, इसे हम बना लेंगे, ये होता है संधि या जंक्शन, इसे हम लोग संधि कहते हैं। संधि होता है ये। संधि का मतलब एक तरह से हम लोग समझते हैं कि समझौता भी होता है, और यहाँ संधि का मतलब ये जंक्शन है जो कई सारे वायर को एक संधि के माध्यम से, एक पॉइंट के माध्यम से जोड़ता है। तो इसे हम लोग जे से रिप्रेजेंट करते हैं, जंक्शन भी कहते हैं हम लोग। तो यहाँ से जैसे मान लीजिए इसमें I1 करंट आ रहा है, इसमें I2, इसमें I3 आ रहा है, तो अब यहाँ से जो दूर जाएंगे वो मान लीजिए I4 है, और इसमें जो जा रहा है I5 है। तो किरचॉफ का प्रथम नियम कहता है कि ये संधि है। जब संधि बनेगा, जब जो दो तीन वायर को, दो या दो से अधिक वायर को जो जोड़ता है, वहाँ संधि का निर्माण होता है। और संधि का निर्माण होता है तो इस तरह से जितने भी करंट इस संधि की ओर आएंगे उनका योग, और इस संधि से जितने भी करंट दूर जाएंगे उनका योग आपस में बराबर होता है। तो यहाँ हम लोग कह सकते हैं कि जो करंट होगा इनकमिंग करंट होगा, उनका जो योग होगा वो बराबर होगा I के आउटगोइंग के। आउटगोइंग मतलब जो करंट संधि से दूर जाएगा और इधर पश्चांतर करेंगे तो ये निकल करके आ सकता है कि जो समेशन होगा I इनकमिंग का, और इधर लेकर के आएंगे इसको, तो ये माइनस होगा I आउटगोइंग का, इज इक्वल टू 0। या तो फर्स्ट पॉइंट भी कर सकते हैं या तो हम लोग सेकंड पॉइंट भी कर सकते हैं। फर्स्ट में अगर रिप्रेजेंट किया जाएगा, परिभाषित किया जाएगा, इसको डिफाइन किया जाएगा, तो ये होगा जितना भी संधि की ओर आने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग, या फिर योग जाने वाली, संधि से दूर जाने वाली धाराओं के योग के
बराबर होता है, या फिर कह सकते हैं किसी भी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। तो या तो इसको डिफाइन कर सकते हैं इस तरह से, या तो बता सकते हैं कि आने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग जाने वाली धाराओं के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। और इसी में अगला पॉइंट पहले हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, और दूसरा पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं इसका कि संधि पर कोई भी आवेश या इलेक्ट्रॉन या करंट, कोई भी धारा संधि पर संग्रहित नहीं होता है। इस पर इकट्ठा कोई नहीं होगा, जितनी धाराएं आएंगी उतना ही धाराएं निकल भी जाएंगी। तो यहाँ संग्रहित का मतलब होता है इकट्ठा नहीं होते हैं। यहाँ कोई भी करंट या आवेश इकट्ठा नहीं होते हैं। और अगर आवेश की बात आ रहा है तो हम लोग कहेंगे कि यह आवेश संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। और आवेश संरक्षण सिद्धांत यही कहता है कि इसके पहले जितना आवेश है और इसके बाद, इस संधि के पहले जितना आवेश होगा और संधि के बाद जितना आवेश होगा, दोनों आपस में बराबर होंगे। इस पर अगर एक न्यूमेरिकल समझना चाहें हम लोग तो समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए इनकमिंग करंट इसका कितना है। इनकमिंग करंट देखने के लिए इसमें I1 आ रहा है प्लस I2 आ रहा है और प्लस I3 आ रहा है, इनका योग, और बीच में माइनस है। इसमें माइनस में कौन कौन आ रहा है, तो यहाँ हम लोग कहेंगे कि ये जो जा रहा है I4 प्लस I5, ये जा रहे हैं इज इक्वल टू 0। ये पश्चांतर करेंगे तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं I1 प्लस I2 और प्लस I3 इज इक्वल टू I4 प्लस I5, ये आपस में बराबर होंगे। तो ये हम लोग हमेशा संधि का नियम याद रखेंगे इस पर। जैसे मान लीजिए एक न्यूमेरिकल की बात करें तो ये होगा, यहाँ से जैसे मान लीजिए I1 आ रहा है 3 एम्पियर और यहाँ से I2 आ रहा है 5 एम्पियर और यहाँ से आ रहा है I3 बना लें हम लोग कि 7 एम्पियर आ रहा है। तो अगर यहाँ से I4 मान लीजिए 5 एम्पियर निकल करके जा रहा है तो I5 कितना होगा ये हमें ज्ञात करना है। तो I5 निकालने के लिए हम यही फार्मूला उपयोग में लेकर के आएंगे। तो यहाँ हम लोग कह सकते हैं, जैसे मान लीजिए I1, I2, I3 तीनों का योग करेंगे तो यहाँ देख रहे हैं 3, 5, 7, 3 एम्पियर प्लस 5 एम्पियर प्लस 7 एम्पियर इज इक्वल टू I4, I5 जाने वाली धाराएं हैं, ये जा रही हैं। तो 5 एम्पियर तो पता है लेकिन हमें I5 नहीं पता है, तो I5 यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये पश्चांतर करेंगे तो ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा और I5 इक्वल टू निकल करके आएगा और 7, 3 ऐड करेंगे तो ये आएगा 10 एम्पियर। तो यहाँ से हम लोग बता सकते हैं कि यहाँ से जो करंट I5 से होकर के जाएगा वो 10 एम्पियर होगा। तो यहाँ हम लोग एक चीज़ और समझ सकते हैं कि यहाँ 5, 3, 8, 8, 7, 15 एम्पियर अगर इस जंक्शन की ओर आ रहा है, संधि की ओर आ रहा है, तो संधि से जो दूर जा रहा है वो भी 15 एम्पियर होना चाहिए। तो यहाँ देख रहे हैं ये 5 है, ये 10 है, यानी कि 15 एम्पियर जा भी रहा है। तो जितना एम्पियर संधि की ओर आएंगी धाराएं उतना ही एम्पियर संधि से दूर भी जाएंगी। इसे हम लोग कहते हैं किरचॉफ का प्रथम नियम, और इसे हम लोग कहते हैं ये संधि का नियम है। और शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं हम लोग KCL भी कहते हैं इसको, KCL किरचॉफ करंट लॉ। किरचॉफ करंट लॉ भी इसे कहते हैं हम लोग, किरचॉफ के फर्स्ट नियम को। अब हम लोग समझते हैं किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या कहता है। अब हम लोग पढ़ते हैं किरचॉफ का द्वितीय नियम, और किरचॉफ के द्वितीय नियम को हम लोग कहते हैं ये लूप का नियम भी होता है, ये लूप का नियम भी कह सकते हैं, या फिर इसे किरचॉफ वोल्टेज लॉ यानी कि KVL भी कह सकते हैं। और किरचॉफ वोल्टेज लॉ है फर्स्ट होता है किरचॉफ करंट लॉ, यानी उसमें हम लोग करंट को कंसीडर करते हैं। और यहाँ किरचॉफ वोल्टेज लॉ है तो यहाँ हम लोग वोल्टेज की बात करेंगे। तो ये वोल्टेज की बात कर रहा है, तो यहाँ एक परिपथ बनाए हम लोग इस तरह से, जो एक रजिस्टिव सर्किट है, इसमें एक R प्रतिरोध है और इसमें I करंट फ्लो हो रहा है, और इसका जो वोल्टेज है, वोल्टेज सोर्स एक लगाया गया है कैपिटल
भी, तो हम लोग कहेंगे कि जो प्रतिरोधों का वोल्टेज होगा, वोल्टताओं का योग, प्रतिरोधों द्वारा उत्पन्न वोल्टताओं का बीजगणितीय योग विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। इसका मतलब ये जो विद्युत वाहक बल है, इनका जो योग होगा वो बराबर होगा ये प्रतिरोध द्वारा कितना वोल्टेज उत्पन्न कर रहा है, क्योंकि जैसे ही प्रतिरोध में करंट फ्लो करवाएंगे I इंटू आर, ओम के नियम से I इंटू आर एक वोल्टेज उत्पन्न करता है। तो जैसे ही I इंटू आर जनरेट होगा वोल्टेज, और ये वोल्टेज इन वोल्टेज के आपस में बराबर होता है। या तो इसको इस तरह से भी कह सकते हैं, ये इस तरह से भी कह सकते हैं कि ये जो भी है पश्चांतर करेंगे तो माइनस समेशन आई आर के इज इक्वल टू 0, इनका जो बीजगणितीय योग होगा वो शून्य होगा। एक परिपथ अगर इसी तरह से और ड्रा करें जिसमें दो रेजिस्टेंस हो, जैसे मान लीजिए ये R1 है और ये R2 है, और इसमें दो वोल्टेज सोर्स हों, एक V1 या E1 कह सकते हैं, एक V2 हो, ये मान लीजिए V1 है, ये V2 है, और ये R1 है, ये R2 है, और इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो I फ्लो हो रहा है। तो हम कहेंगे कि वोल्टताओं का बीजगणितीय योग डिफाइन अगर करना होगा तो हम लोग डिफाइन करेंगे कि वोल्टताओं का या विद्युत वाहक बलों का बीजगणितीय योग तथा प्रतिरोधों द्वारा उत्पन्न या प्रयुक्त वोल्टताओं के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। इसकी बात करेंगे, ये आपस में दोनों का बीजगणितीय योग आपस में बराबर होता है। तो जब हम वोल्टेज का बाह्य इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स का, जैसे इसका मैथमेटिकल फॉर्म अगर लिखना चाहें तो हम लोग लिख सकते हैं कि ये जो होगा वो V1 प्लस V2 या तो बराबर होगा I R1 प्लस I R2 के, और या तो इसको पश्चांतर किया जाएगा V1 प्लस V2 माइनस I R1 माइनस I R2 इज इक्वल टू 0। ये दोनों तरीके से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। या तो हम लोग कहेंगे कि फर्स्ट वाला अगर डिफिनेशन लिखना चाहें तो हम कहेंगे कि बाह्य विद्युत वाहक बलों का बीजगणितीय योग प्रतिरोधों द्वारा उत्पन्न वोल्टताओं के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। विद्युत वाहक बल का बीजगणितीय योग जो होगा वो किसके बराबर होगा? प्रतिरोधों द्वारा उत्पन्न वोल्टताओं के बीजगणितीय योग के बराबर होगा। या तो लिख सकते हैं कि विद्युत वाहक बलों का बीजगणितीय योग प्रतिरोधों द्वारा उत्पन्न वोल्टताओं के बीजगणितीय योग शून्य होता है। इन दोनों का बीजगणितीय योग शून्य होता है, या फिर कह सकते हैं कि इन दोनों का बीजगणितीय योग आपस में बराबर होता है। दोनों तरीके से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ जब भी प्रतिरोध R में I से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा उत्पन्न होता है V इक्वल टू I इंटू आर, यानी वोल्टेज सोर्स उत्पन्न होगा। तो यहाँ भी हम लोग कह सकते हैं कि ये वोल्टेज सोर्स है, इसे हम लोग जीटा कह सकते हैं, ई कह सकते हैं, या फिर इसे हम लोग कह सकते हैं ये भी ई उत्पन्न कर रहा है या जीटा उत्पन्न कर रहा है। तो इस तरह से हम लोग अगर इसको ऐसे इक्वेशन के फॉर्म में लिखना चाहें तो ये V1 प्लस V2 माइनस जीटा 1 और माइनस इसे 1 या 2 बना लें माइनस जीटा 2 इज इक्वल टू 0। तो ये सारे के सारे वोल्टेज के फॉर्म में निकल करके आ जाएंगे, और ये जो वोल्टेज है इनका अलजेब्रिक सम जो होगा वो 0 होगा, बीजगणितीय योग 0 होगा। तो इस तरह से हम लोग किरचॉफ का 2-3 नियम समझ सकते हैं। चाहे एक परिपथ है, एक परिपथ को हम लोग आराम से कर सकते हैं कि V इक्वल टू आई आर, वही ओम का नियम अप्लीकेबल है। तो यहाँ इसे लगाने से ये होता है
कि जितने ज़्यादा रजिस्टिव सर्किट होंगे, प्रतिरोध बहुत सारे हों, चाहे ब्रांचेज, इसमें बस क्या पता करना है कि इस परिपथ में कितनी धारा बह रही है और वोल्टेज सोर्स कितना लगा है और रेजिस्टेंस कितना है, प्रतिरोध कितना है। हम सबको लेकर के जो करंट होगा रेजिस्टेंस में मल्टीप्लाई करेंगे और उनका आपस में बीजगणितीय योग करेंगे, और जो बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाया गया होगा, विद्युत वाहक बल होगा, उनका बीजगणितीय योग करेंगे, आपस में 0 के बराबर कर देंगे। या फिर ये दोनों बीजगणितीय योग नहीं करेंगे तो इन दोनों का आपस में योग बराबर होता है या बराबर कर देंगे। तो ये बराबर करने से कोई भी वैल्यू अगर नहीं पता होगी तो इस तरह से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ अगर वोल्टेज सोर्स की बात करें तो यहाँ लिख सकते हैं ये जो वोल्टेज है वो विद्युत वाहक बल है, विद्युत वाहक बल हम लोग कह सकते हैं, ये भी वोल्टेज सोर्स होता है। और ये जो जनरेट कर रहा है, यहाँ माइनस कॉमन करके इस तरह से प्लस भी बना सकते हैं इसको, और ये जो जनरेट हो रहा है इसे हम लोग कह सकते हैं कि वोल्टताओं द्वारा उत्पन्न, प्रतिरोधों द्वारा उत्पन्न वोल्टताओं का बीजगणितीय योग, प्रतिरोधों द्वारा उत्पन्न वोल्टताओं का योग, ये प्रतिरोध द्वारा उत्पन्न वोल्टताओं का योग है, और यहाँ विद्युत वाहक बलों का योग है, ये विद्युत वाहक बलों का योग होता है, ये आपस में बराबर होता है। तो इसे हम लोग कह सकते हैं कि ये लूप का नियम है, ये हमेशा बंद लूप के लिए ही लागू होता है। ये किरचॉफ का जो द्वितीय नियम है, ये केबीएल जब लूप बंद होगा, इस तरह से जब परिपथ बंद होगा तब जाकर के हम लोग केबीएल अप्लाई कर सकते हैं। और केबीएल यहाँ से जिस तरह से शाखा होती है, ऐसे ए से लेकर के बी तक ऐसे ब्रांचेज बना करके इस तरह से हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग केबीएल को बंद लूप की तरह लागू करेंगे, और यही केबीएल और केसीएल का उपयोग करके हम लोग व्हीटस्टोन से का हम लोग रिलेशन निकालेंगे, जिसे हम लोग कहते हैं P/Q इज इक्वल टू R/S। ये रिलेशन होता है व्हीटस्टोन P/Q इक्वल टू R/S। ये रिलेशन डिराइव करेंगे। ये कब होता है? जब उसमें गैल्वेनोमीटर ये संतुलित अवस्था में होता है। ये संतुलित अवस्था में होता है जब, यानी कि गैल्वेनोमीटर में जो गैल्वेनोमीटर लगाया जाता है उसमें करंट फ्लो नहीं होता है, वो 0 होता है। तो संतुलित अवस्था में P/Q इक्वल टू R/S डिराइव करेंगे। तो यही केबीएल और केसीएल का उपयोग करके हम लोग अगली क्लास में व्हीटस्टोन सेट का हम लोग उसका फार्मूला डिराइव करेंगे, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो आज के लिए यही केबीएल और केसीएल 2 चीज़ें थी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।